इस महान आदमी का हम पर इतना कर्ज है कि ये वीडियो शेयर करना हम सबका फर्ज है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे देखिए, बॉडी क्या करता है। ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप इतने दर्द में रहें, तो यहां पे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ये जब देखेंगे कि यहां रहना मुश्किल है, तो ये ब्लड वेसल में जाके, ब्लड में जुड़ के किसी और जगह जाके किसी और ऑर्गन में बस जाएंगे, और वहां भी उनका बिहेवियर सेम ही होगा, चुराने का। तो क्या होगा? ट्यूमर मल्टीपल जगह पे होगा, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। इसे कैंसर बोलते हैं, राइट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी में क्या है कि जब पेट्रोल कम होने लगती है तो क्या होता है, या ब्लिंक करने लगता है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट। तो वो ब्लिंक होने लगता है। ब्लिंक होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्लिंक होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। ब्लिंक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया। दैट इज द ओनली थिंग। सो ये सेल्स जब दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं, तो वहां के जो और सेल्स हैं वो उसको इनवाइट करेंगे, रहने देंगे या नहीं देंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं बाकी ऑर्गन के, तो वो सेल्स एक सिग्नल भेजते हैं यहाँ पे आके कि भाई ये यहाँ पे सेल्स आए हैं। जब भी यहाँ से ये कहीं और माइग्रेट करेंगे, ये नए सेल में जाएंगे, नए ऑर्गन में जाएंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल इधर वापस आएगा कि यहाँ आपके यहाँ से कोई आया है, तो क्या हम रहने दें। तो ये जो सेल्स हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो ट्यूमर है, वो तो कैंसरस है, वो तो चोर वाले सेल है। तो फिर हमारी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देगी। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू, वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी, वो कैंसरस सेल, और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ट्यूमर एक साइज के बाद बढ़ नहीं सकता, कि बढ़ने से पहले उसको स्प्रेड होना पड़ेगा। स्प्रेड होंगे तो वो सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में नॉक होता है, आप दरवाजा खोलते हैं, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी है, वो बोलता है कि आपके घर में रहना है मुझे। यू आर शॉक्ड। फिर बोलता है वो डॉक्टर विश्वरूप जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भेजा है, और आप मेरे खास दोस्त हैं। अब क्या करेंगे आप? रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। आप उनको बोलेंगे अच्छा भाई साहब बैठिए, जरूर आइए, और पीछे से क्या करेंगे जाके तुरंत ही एक कॉल लगाएंगे सीक्रेटली कि भाई ऐसा कोई आदमी, ऐसे हुलिया ऐसा है, आपका नाम ले रहा है। तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा यार ये वो तो चोर है, मेरा नाम लेके चोरी कर चुका 2 जगह। आप उनको भगाओ, वहां से भगाओ भी मत, उनको बिठाओ, पुलिस को बुलाओ। इजंट इट? तो ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है। वो जो सेल्स हैं, जो चोरी वाले सेल हैं, ट्यूमर वाले सेल हैं, उसको इम्यूनिटी को पकड़ा देती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और धीरे धीरे ट्यूमर बड़ा जो था वो घट भी जाता है। ये नेचुरली होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हर एक के बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर रोज बनते हैं। इस वक्त अगर कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10-15 जगह ट्यूमर मिलेंगे, विच इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। दैट इज नॉट ए सिकनेस, राइट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के पास मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए आपने फोन किया और वो सिग्नल नहीं मिल रहे, और बंदा वहां पे बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे? उसको भगाएंगे? आप सोचेंगे क्या करें, तो आपके पास आइडिया आएगा, इनको बैठे रहने देता हूं और मैं फोन लगाता रहता हूं, कभी तो मिलेगा ना। लगाते रहे, रात हो गई, अब सोने का समय आ गया। अब बोलते कोई बात नहीं, इसको आज सोने दो, कल तो लग ही जाएगा। और कल सुबह जब फोन लगा तब तक देखा कि वो तो चोरी होकर सारा सामान भी लेके चला गया, राइट। व्हाट आई मीन टू से, द सेम कंडीशन हैपेंस इन द बॉडी। कई बार आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करती है, एंड दैट इज द टाइम जब ये चोर वाले सेल्स हैं, इसको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाके बैठ जाने का, उस चोर की तरह जो आपके घर में बैठ गया, बिकॉज वो फोन नहीं लग रहा था। जब भी आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल होती है, उस फेल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो कारण अगर आप हटा देंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी, और ट्यूमरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्यूमर नहीं होंगे आपके बॉडी में, या कैंसर सेल नहीं होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमिना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर पे डस्टबिन नहीं होगा, डस्टबिन तो होना ही होना है, लेकिन उसका साइज और कितना कूड़ा निकलेगा वो एक मैनेजमेंट है, राइट। सो वो एक चीज, उसे बोलते हैं टेक्निकली, केमिकली उसका नाम है, एक चीज है, दैट इज, वो अगर अपने बॉडी से आप हटा दें तो सिग्नलिंग सिस्टम आपकी फेल नहीं होगी। सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी तो ट्यूमर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उस नाम को, उसको कहते हैं, आई एम राइटिंग हियर, डाइऑक्सिन, या इसको और कहते हैं डीएलएस, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस। डीएलएस क्या होता है?
आसान शब्दों में इसको बता दूं, किसी भी तरह का केमिकल जो बॉडी के लिए नहीं बना, जैसे दवा लेते हैं तो वो केमिकल है, राइट, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं वो केमिकल है, राइट, तो या किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते भुलाते हैं तो उसका जो काला काला उसका राख रह जाती है, दैट इज ए डाइऑक्सिन। वो जब बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक उसी तरह से याद कीजिए बजाज स्कूटर, कई बार हमारा स्पार्क प्लग हम उसको साफ करते थे, याद है, क्योंकि उसमें कचरा भर जाता था। तो कचरा भरेगा तो वो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा तो वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको फेल करने के लिए ओनली वन थिंग विच इज केमिकली कॉल्ड डायऑक्सिन और इट इज कॉल्ड DLS। एंड व्हाट इज दैट, कि जब भी कोई केमिकल बॉडी में जाएगा तो दैट कैन फेल इट। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, हार्ट की दवा हो, कोई भी दवा हो, दैट इज एडिंग टू फेलिंग योर सिग्नलिंग सिस्टम। वो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने ही सिग्नलिंग सिस्टम को फेल करने की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं, राइट। सो आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक द मेडिसिन। ऑब्वियसली फिर सवाल आएगा, तो मैं हार्ट का पेशेंट हूं, पिछले 10 साल से दवा ले रहा हूं, कल से दवा ना लूं क्या? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आती है बात, हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? हार्ट कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ये जो चोर रास्ता ये कितने दिन में बन जाएगा, कितने दिन में बनेगा? लगभग 3-4 दिन, 2-3 दिन में। और उतने दिन ये जो सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बॉडी के अलग अलग जगह के सेल्स, सिवाय हार्ट के सेल्स के। हमारे सारे ऑर्गन में, सारे मसल्स में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करता है जब से आप पैदा हुए हैं। बाकी तो रेस्ट मिल जाता है ना, पैरों को, हाथों के मसल्स को, हार्ट को मिलता है? मिला कभी? क्या आप चाहेंगे यार काफी साल हो गए, तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो? नहीं, यू डोंट वांट इट, राइट। आप राइट, यू विल नॉट डेयर टू आस्क द हार्ट टू टेक ए रेस्ट। तो हार्ट के मसल्स 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि वो 1 सेकंड रेस्ट नहीं लेते हैं तो उसको लगातार कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। तो हार्ट के सेल्स 2 दिन वेट नहीं कर सकते कि ये वाला रास्ता बने, उससे पहले वो इट विल डाई। इसीलिए हार्ट अटैक होता है, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक होता है, राइट। बाकी सेल्स जो जहां जहां वेट कर सकते हैं वहां पे तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, लेकिन ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है, वो भी ठीक हो जाता है, राइट। सो अब हम यहां पे मैं ये बोल रहा था कि ये जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है, कैंसर के बनने के, ट्यूमर के बनने के, स्टोन के बनने के, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। एट द सेम टाइम बॉडी के पास तरीका है, वो डस्टबिन में डस्ट जमा हो गया, कूड़ा, उसको 24 घंटे बाद वापस फेंक दो, खाली डस्टबिन दोबारा रख दो। ये लगातार आपके घर में हर दिन होता आया है, राइट। हमारे बॉडी भी एक घर है, उसमें भी रोज ये होता है। लेकिन अगर कोई बीच में अड़ंगी लगाए कि आप तो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, लेकिन बॉडी के सारे कंट्रोल कार की तो आपने किसी न किसी को दी हुई है, एक डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, फिर शाम को हार्ट की दवा ले रहे हैं, रात को सोने से पहले कोलेस्ट्रॉल वाली दवा या कोई और दवा ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो ड्राइवर यहाँ बैठा है वो ड्राइवर सोचता है, यानी कि ब्रेन, यार तुम ही कर लो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो यू आर बेटर जज देन मी। तो ये जो कंट्रोल है इसको हर हाल में अपने हाथ में रखना है। और जिन लोगों ने आप में से ये कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है, यानी कि जो लोग दवाइयों पे हैं, वो कंट्रोल धीरे धीरे वापस लेना है। धीरे धीरे कैसे एग्जैक्टली वापस लेना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो कंट्रोल वापस लेने में आपकी कोई मदद करेगा? डॉक्टर मदद करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो आपके घर वाले जो यहाँ पे नहीं आए वो मदद करेंगे? हाँ, आप जाके बोलेंगे मैं एक सेमिनार में गया था तो ये दवाइयाँ कल से मैं छोड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आप तो हेल्थ सेमिनार में गए थे और ये मेंटल पेशेंट बन के आ गए, चलो पकड़ो इसको, जाके पहले तो डॉक्टर को दिखाओ। वो भी मदद नहीं करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं चुपचाप ही करना पड़ेगा, सीक्रेटली करना पड़ेगा आपको, राइट। सो कमिंग टू द सेकेंड रूल, एंड दैट इज stone, tumor, cancer, these are not disease, these are like the dustbin, these are like brakes which are very very important for the body। लेकिन ये ब्रेक भी कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। दैट वन रीजन इज डायऑक्सिन। आई टोल्ड यू डायऑक्सिन इज नथिंग, केमिकल्स, टू मच केमिकल इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डायऑक्सिन, DLS जिसको बोलते हैं। तो केमिकल में दवाइयां भी तो केमिकल ही हैं, राइट।
तो उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि दवाई खत्म कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं या मुझे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए। एक बात याद रखिए, मैंने वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया, आगे भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप जिंदा हैं तो दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयों के बावजूद भी जिंदा हैं। इस बात को समझिए। थैंक यू। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये आ गया रूल नंबर 2, आपको जो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। लेट द ड्राइवर डायग्नोस। एक एक्सपर्ट ड्राइवर आपने देखा, आप में से काफी लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, जैसे ही वो स्टीयरिंग पकड़ता है, जैसे ही थोड़ा गाड़ी बढ़ती है, उसको एहसास हो जाता है कौन सी दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा खुला है। उसको एहसास हो जाता है कौन से पहिए में हवा कम है, अगर हवा कम है तो, राइट। उसको स्टीयरिंग पकड़ते ही आइडिया हो जाता है कि गाड़ी की स्थिति क्या है, इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। लेकिन एक जो नौसिखिया ड्राइवर होता है, वो क्या होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से वो बाइक वाला हाथ दे रहा होता है, भाई साहब आपका आप पहिया देख लीजिए, वो निकलने वाला है या पंचर हो गया है या हवा कम है। तीसरा बाइक वाला आता है, दूसरा वाला, वो बोलता है भाई साहब, वो हाथ हिलाता है, ये गाड़ी बाहर निकालता है, क्या बात है भाई? तो बोलता है यार आपका दरवाजा पीछे वाला खुला है, राइट। वो किसके साथ होता है? जो नया नया सीखा हुआ है, राइट। यानी कि उसकी जो डायग्नोसिस है वो खुद की नहीं है, वो तो चला रहा है एक बाहर के आदमी को, बाइक वाले को, मतलब बड़ा रिस्की काम है। वो हाथ दे रहा है, ये भी अपना एक तो पहले से नौसिखिया है, ऊपर से वो बाहर अटेंशन है कि यार क्यों हाथ दे रहा है, क्या हो गया, राइट। तो एक्सपर्ट ड्राइवर वही है जो अपना डायग्नोसिस खुद कर सके। फॉर डायग्नोसिस यू शुड नेवर डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। आपके बॉडी के अंदर एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसी पे भरोसा कीजिए। किसी और टेस्ट पे भरोसा करेंगे तो वो नौसिखिया ड्राइवर के साथ एक ही चीज होता है कि उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट यू आर नौसिखिया। आपके तो जीवन के कितने साल बिता दिए आपने इस गाड़ी को चलाते चलाते, राइट। उस पर भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। कोई भी अगर बॉडी में तकलीफ है, अगर आपकी गाड़ी में तकलीफ है, सबसे पहले आपको पता चलेगा। आपको कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, और जो डायग्नोसिस में पता चलेगा दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, राइट। पहले तो इस पे आते हैं, इसको मैं बोलता हूं ABCD। ये ABCD को समझ लीजिए। यहां मेरा इरादा सिर्फ ये है कि आपको मैं इस तरह समझाऊं कि आपके मेमोरी में फिट हो जाए, पहली बात। और जो चीज मुझे लगती है कि आपको याद घर जाते जाते नहीं रहेगा, तो मैंने आपके लिए कुछ प्रिंट किया कलरफुल। जब यहां से जाएंगे वो एक कार्ड लेते जाएंगे, उसमें सारा कुछ समराइज करके दिया हुआ है, राइट। तो यानी कि कुछ मिस नहीं करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे डायग्नोसिस, डायबिटीज की बात करते हैं एक करके। अब देखिए 1979 में डायबिटीज का मतलब था जिसका ब्लड शुगर 200 से ऊपर है, वो डायबिटीज था। फिर 1997 में वो 200 को कर दिया 140, 1999 में 120, 2003 में अभी 100, और 2010 तक 100 के अलावा HbA1c टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करो, राइट। तो आप देख रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस की वो पैरामीटर स्क्वीज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सेम ही हैं। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले, 1997 से पहले, याद कीजिए कितने डायबिटीज पेशेंट थे आपके आसपास, शायद ही बहुत एक आध मिलेंगे। और आज देखिए हर जगह आपको, हर घर में डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएंगे, राइट। और वही डायबिटीज पेशेंट नहीं है जिसने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं कराया है। जो भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, डॉक्टर बोलेगा या तो डायबिटीज 100 से ऊपर है तो डायबिटीज है, और दवा लो 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए, राइट। तो यानी कि हेल्दी इंसान मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई हेल्दी है ही नहीं, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आइदर आप बीमार हैं डायबिटीज, या बीमार होने वाले हैं प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, दोनों में से कोई तो होगा, राइट। तो अब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। 1978 होना चाहिए, 1978 में कोलेस्ट्रॉल के जो फिगर्स थे वो 300 से ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते थे। 1997 में 240 कर दिया उसको, 98 के बाद 200 कर दिया, और उसके बाद टिल रिसेंटली ट्राइग्लिसराइड आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। और आज की बात करें राइट नाउ, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे, 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप,
दैट इज अ न्यू रूल, राइट? तो अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस के लिए मुझे डॉक्टर पे निर्भर होना है, तो दैट इज समथिंग फुलिश, राइट? वो वैसा ही होगा कि नौसिखिया आसपास की से एक्सपेक्ट करेगा कि वो बताएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, राइट? वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, राइट? और आप मानिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपने जीवन के इतने साल बिता दिए उस गाड़ी को चलाते हुए जो कि आपकी बॉडी है, तो आपका कंट्रोल ठीक ही होगा, राइट? आपको बस भरोसा करना है उस पर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। 97 से पहले 160/100 अगर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तो उससे ज्यादा हो तो ही उसको दवा देते थे। 97 के बाद 140/90 कर दिया गया, अब 120/80, राइट नाउ इट इज 120/80, इससे ज्यादा हो तो दवा लेना है। ये लगातार घटता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? मैं यहां खड़ा हूं, अचानक देखा एक सांप है, अब क्या होगा? आई जस्ट जंप, राइट? मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, राइट? मेरे पूरा ध्यान होगा कि मैं अपने को कैसे बचाऊं। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना आएगा? 200/100। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूं? सर्टनली नॉट। ये मेरा एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बॉडी ने बनाया है, कुदरत ने दिया है। जैसे कोई जिराफ है, जैसे ही उसको एहसास होता है कि कहीं आसपास शेर है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो ज्यादा अच्छी तरह देख पाता है, ज्यादा अच्छी तरह सुन पाता है, उसके टांगों में ज्यादा ब्लड चला जाता है और वो पूरी तैयारी में है कि कैसे लड़ा जाए या बचा जाए, राइट? तो ये कुदरती मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर। आप क्या करते हैं? जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है। आप भी देखते हैं वाकई में ज्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे ही आप वापस आते हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मेडिकली इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। 70 से 80% वो लोग जो दवा ले रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अमंग दोज जो मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, 70 to 80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं है, वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि वो यूं ही दवा ले रहे हैं क्योंकि वो चेक करते वक्त इट वेंट अप, राइट? तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना भी रहे उससे दवा से कुछ होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर लगता है कि दवा ले रहे हैं, कई बार पूछता हूं क्यों दवा ले रहे हैं, ताकि प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं। क्या प्रिकॉशन बताइए आप अपने नॉलेज से, कि कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, यही प्रिकॉशन कुछ? अब इसको समझिए 1 मिनट के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप को मैंने नलके में लगा दिया, पानी ऑन किया, अब पानी आ रहा है। पाइप को मैं पकड़ लूं जोर से तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये जो डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? डायमीटर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये, राइट? वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना डायमीटर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे से ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे से डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में, महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है, राइट? अब अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं तो वो हार्ट को फोर्स करता है कि ब्लड को कम प्रेशर से जाओ, भेजो, तो ब्लड प्रेशर घट गया। लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस घटे क्या? वो नहीं घटेंगे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, उस ब्लॉकेज है या वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लॉकेज को नहीं छेड़ती है, उसको नहीं सुधार रही है। ब्लड प्रेशर की दवा आपके हार्ट को फोर्स कर रही है कि वो धीरे धीरे पंप करे। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग विद इन 1 year ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे बिकम इंपोर्टेंट, इनफर्टाइल, राइट? सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां आती हैं क्योंकि सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जरूर ब्लड प्रेशर घटा रहा है, लेकिन हार्ट अटैक का संबंध अगर है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से है, और ब्लॉकेज का संबंध है ब्लड प्रेशर से, राइट? तो दवा से आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम दिखेगा मॉनिटर में,
लेकिन उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल नॉट रिड्यूस। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हटा ले किसी तरह से तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अब आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो जाए। तो रियल क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज कैसे हटाएं, मैं आगे आऊंगा उस पर, हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेज, राइट। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस शहर में यहाँ पे व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए, जिसमें गाड़ी सेफली चल पाए। 40, 60, मैं 40 ले लेता हूं, राइट। तो मैं 40 की स्पीड, मैंने कुछ ऐसा लगाया जुगाड़ कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट होगी, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 40। विल दैट बी सेफ? सर्टनली नॉट। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे पता है कि हर पल मैं सर्कमस्टेंस देखूंगा, आई विल सी द सर्कमस्टेंस, राइट, और उसके हिसाब से मैं गाड़ी को, अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करूंगा। कई बार हो सकता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड जब मैं ओवरटेक कर रहा हूं, 100 की स्पीड भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 200/100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, डॉक्टर से पूछा, उसने बोला 120/80 होना चाहिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया बॉडी में, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं, जैसा कि आप लगाते हैं दवा खा खा के जबरदस्ती, कि वो 120/80 के आसपास ही रहे, राइट। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा जरा देखिए, यहां से सांप आ रहा है, अचानक मैंने देखा और वो सांप ऑलमोस्ट आ चुका था, माई रिएक्शन, ब्लड प्रेशर 120/80 पे मैंने उसको रोका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं। तो सोचिए, ये जो फीलिंग है, डर का एहसास है, एहसास डर का या अलर्टनेस का या मुझे बचना है या खतरे की घंटी है, ये एहसास आता कहां से है? ये एहसास आता है कि जब ब्रेन हार्ट को बोलता है, हार्ट कई सारी चीज मैनिपुलेट करता है, कई सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद दैट अलर्टनेस एंड फियर, वो सारी चीज तब आती है, राइट। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर। इसीलिए देखा गया, आप में से कुछ लोग मानेंगे, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं वो कुछ समय में जाके डिप्रेशन की दवाई भी उनको लेनी पड़ती है, राइट। दे स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वो फोर्सफुल डिप्रेशन, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर को रोका जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप में से कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके मैं कोई प्रोटेक्शन कर पा रहा हूँ किसी तरह से, तो श्योरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो ना करें। तो छोड़ना कैसे, दोबारा से वो सवाल है, उसके लिए 7वां रूल तक हमें जाना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉप इट, राइट। छोड़ें कैसे, राइट, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, कई साल तक ले रहे हैं तो आदत पड़ चुकी है, राइट। तो वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी किसी के केस में 7 दिन या 15 दिन। लेकिन हाउ टू डू इट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो बुक लॉन्च है वो इसी पे है, एड्स पे। एड्स हमारे आनंद वेदांत जी कहाँ पे है? ऊपर है कहीं यहाँ पे? हाँ पीछे, पीछे है, ठीक है। यहाँ है नहीं ना, ठीक है। उनके बारे में मुझे कुछ चुगली करनी थी, ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि एक बुक लॉन्च भी होने वाली है और वो HIV एड्स पे है, आ गए? अच्छा, अब तो मैंने शुरू कर ही दिया है। वेदांत जी आप बस यहीं रहो। तो जैसे उन्होंने सुना कि आज बुक लॉन्च भी मैं करूँगा HIV एड्स, HIV एड्स यार इसको रहने देते हैं यार, किसी और दिन कर लेना इसको। तो मतलब HIV एड्स जो नाम है, वो नाम से ही हमें मतलब एक उससे कैसे बचा जाए, जैसे कि वो नाम लेने से ही किसी को HIV हो सकता है। तो ये एक भ्रम है आज के ज़माने में कि ये नाम तक हम लेना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए कि माहौल, ये सिर्फ मैं आनंद वेदांत की बात है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम में से हर एक की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से वो साइकोलॉजिकली फियर हर एक के दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि वो नाम इटसेल्फ से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम से ही। लेकिन मेरे इस लेक्चर का या हमारे जो ग्रुप का मकसद ये है कि आपके मन से डर भागे, और वो तभी हो सकता है जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो इसको जरा 2 मिनट सुनिए कि HIV एड्स कोई नई बीमारी नहीं है, वो नया नाम दिया गया है कुछ बीमारियों को। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं 1 मिनट में। कोई सवाल वगैरह होंगे तो आप लिखते ही जा रहे हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी लगातार बोल रहा हूं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। 1981 में 12 बीमारियों को इकट्ठा किया गया, जैसे डायरिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है, इस तरह के 12 बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर हैं, कि ये 12 बीमारियां अगर किसी को हो जाए तो उसको ये वाला टेस्ट कराना, वो टेस्ट ये वाला एक टेस्ट कराना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। और इसमें अगर
पॉजिटिव निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो गया तो ये टेस्ट कराओ, पॉजिटिव निकलेगा बोलेंगे ये HIV एड्स, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। 12 बीमारियां, राइट। और फिर उसको बढ़ा दिया गया 25 बीमारियां 1987 में, कुछ और बीमारियां उसमें जोड़ दी गई, राइट। कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जोड़ दिया गया, जैसे बुखार रहे, राइट, तो ये भी जोड़ दिया गया, राइट। उसमें अगर वो टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव निकले तो HIV एड्स बोलना और नेगेटिव निकले तो उस बीमारी का नाम। फिर इसी तरह से 1992 में 29 बीमारियां टोटल कर दी गई। 2008 और अभी तक 31 बीमारियों की लिस्ट है कि कोई भी इंसान अगर इन बीमारियों की से आए तो चुपचाप उसका ये टेस्ट भी कर लेना, राइट, HIV टेस्ट कर लेना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में भी अगर ये टेस्ट करते हैं तो 100 में से 1 का पॉजिटिव आएगा, वर्ल्ड एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बॉडी में HIV एड्स है या HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एक वायरस है, बस इसका मतलब ये कि इससे पॉजिटिव आएगा और उसको बोल देंगे कि चुपचाप, ये प्रोटोकॉल का पार्ट है कि किसी को ना बताएं। जैसे डायबिटीज का पेशेंट सबको बताता ना कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, राइट। कैंसर का पेशेंट भी बताता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन का पेशेंट भी बताता है, लेकिन HIV में आपने देखा हर 300 में से 1 आदमी, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, HIV एड्स की दवा खाता है। हर 300, यहाँ पे हम लोग मिला के, मुझे मिला के 600 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग ऐसे होंगे जो दवाई खाते होंगे, लेकिन वो किसी को नहीं पता, उनके परिवार को भी नहीं पता। ये इस तरह का एक सीक्रेसी मेंटेन की है अराउंड HIV एड्स, राइट। तो जैसे कि कोई काला पानी हो गया हो, कोई एक मुजरिम है वो आदमी, ऐसा एक भावना क्रिएट कर दिया ताकि वो लोग किसी से बात ना कर पाएं, किसी को अपनी बात ना बता पाएं, और वो जो सीक्रेसी है वो सीक्रेटली मेंटेन हो। उसी चीज को मैं अगले 1 मिनट में खोलूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ये ऐसी लिस्ट है 31 डिजीज की। वो लिस्ट कौन सी है वो आपको आखिर में मैं दे दूंगा। उस बीमारियों में जिनमें से एक प्रेगनेंसी भी है, अगर कोई भी टेस्ट करेगा, राइट, एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट में वो पॉजिटिव आएगा, आ सकता है 100 में से 1, 200 में से 1, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी कितनी देर तक है, राइट। और वो टेस्ट का मतलब होता क्या है कि जब ये बीमारियां होती हैं तो बॉडी भी कुछ वायरस बनाता है, उसे कहते हैं HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस, बॉडी बनाता है, और वो वायरस से भी ये पॉजिटिव आता है, राइट। लेकिन जब बीमारी चली जाती है, चली जाने के बाद वो वायरस चले जाते हैं। अब टेस्ट कराएंगे तो आएगा क्या पॉजिटिव? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, लॉजिकली नहीं आएगा, आएगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, जितना आपको आइडिया है, कि जो लोग एक बार HIV पॉजिटिव है तो जीवन भर HIV पॉजिटिव रहते हैं। जीवन पर कैसे रहेंगे कि HIV की दवा होती है, उसके बारे में बाद में टाइम मिलेगा क्वेश्चन राउंड में, तब हम डिस्कस करेंगे खुल के। तो वो दवा जैसी कोई लेगा तो वो दवा लगातार उस वायरस को बॉडी में बनाते रहेगा, राइट। इट विल कंटिन्यू टू मेक दैट वायरस इनसाइड द बॉडी। वो दवा तो ले ही रहा लगातार, गवर्नमेंट तो फ्री देती है, और वो वायरस बनता रहता है। तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन HIV पॉजिटिव, राइट। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने डायबिटीज के बारे में आज देखा भी, ABP न्यूज का वो जो भी आपने देखा क्लिप, कोलेस्ट्रॉल हो, BP हो, ठीक इसी तरह से एड्स भी, राइट। जैसे वैक्सीनेशन है कि भाई किसी तरह से आपके जीवन का कंट्रोल, राइट, किसी और के हाथ में हो जाए। उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पंडितों ने कुछ नियम बनाए थे, है ना, ताकि वो उस नियम के अनुसार चलेंगे तो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में। तो हर समाज के कुछ पंडित होते हैं, वो नियम बनाते हैं, जिसको साइंस का नाम दे दें, कोई रिलीजन का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर एक का कंट्रोल हर एक के हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। सो डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोसिस हो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, राइट। इसको आगे चलते हैं डायग्नोसिस की दुनिया में। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये उदाहरण दूंगा मैं। मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी जर्नल 1991, 10 लोग आपने ले लिए जो परफेक्टली हेल्दी है, कोई भी 10 लोग चुन लीजिए परफेक्टली हेल्दी, और उन सबको अल्ट्रासाउंड कराइए, और वर्ल्ड एवरेज है 10% के बॉडी में गॉलस्टोन मिलेंगे, वो इतने बड़े साइज के होंगे कि डॉक्टर बोलेगा अभी सर्जरी कराओ, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। 10%, मतलब मैंने आपको बताया था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉलस्टोन हो सकता है, और वो निकलेगा भी, लेकिन निकलने के बाद आउटकम क्या होगा? पेशेंट के मन में भय, उनके परिवार वालों के मन में भय। अब क्या होगा कि उस गॉलस्टोन को किसी भी तरह से निकालो। जब वो निकालेंगे, याद रखिए कि हमारी बॉडी को भगवान ने पैक करके भेजा है निकालने, खोलने के लिए नहीं। गाड़ी को चलाना तो है, लेकिन उसके पुर्जों को अलग नहीं करना है, राइट।
वो हमें, और जैसे ही अलग करेंगे तो आपकी बॉडी सेम नहीं रहेगी जैसे पहले है। तो ये सर्जरी वाली बात मैं अगले नियम में आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर बैक पेन जिनकी हिस्ट्री नहीं है, ऐसे 10 लोग ले लीजिए जिनको जीवन में कभी बैक पेन ना था ना कभी है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, एथलीट है, उन सब के सबको अगर आप बोलेंगे चलो स्कैन करा के देखो, राइट, सो MRI करा के देखो, तो और डॉक्टर को नहीं बताया कि भाई ये इनमें से कोई पेशेंट नहीं है, एक्चुअली ये यूं ही करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ ये बताया कि इन 10 के 10 को बहुत दर्द है, तो वो किसी 50-50% तक को बता देगा कि भाई आपके डिस्क में वाकई में दिक्कत है और बहुत भयंकर दिक्कत है, उसमें सर्जरी की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जर्नल जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नंबर 1 मेडिसिन है, जर्नल है दुनिया का, टॉप के 1 या 2 में आता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन टॉप के 1 या 2 में आता है। इस जर्नल में आने का मतलब कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फिर, राइट। तो ठीक उसी तरह से जिन लोगों के घुटनों में दर्द का कोई हिस्ट्री नहीं था ना कभी है, ऐसे लोगों को ले लीजिए 10 लोगों को, उनको MRI स्कैन कराइए, और डॉक्टर को नहीं पता कि इन 10 को हिस्ट्री नहीं था, डॉक्टर को ये पता कि इनके पैरों जोड़ों में बहुत दर्द है, वो 40% को उस MRI के बेसिस से बता देगा कि इनके तो भाई घुटने बदलने हैं। अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008, राइट, कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको घुटने की दर्द होती है तो आप जाते हैं और वो MRI कराते हैं, स्कैन कराते हैं, वॉट एवर यू डू, राइट, फिर वो बताता है कि हाँ देखो आपके घुटने में दर्द भी था और ये भी बता रहा है। आप इसका उल्टा करा दीजिए, खर्चा कीजिए थोड़ा पैसा, 10 लोगों को इकट्ठे कीजिए, मैं भी एक आ जाऊंगा, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं फिलहाल, राइट, और फिर डॉक्टर बोलिए 10 के 10 मरीज हैं घुटनों के, इनका MRI कराइए, देखिए कुछ हो सकता है कि नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, पैसा तो लगता है मेडिकल में, तो मान लीजिए वही वाला पैसा है यहाँ पे, एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 40% वाला डॉक्टर, कोई 40% बोलेगा कि ये भयंकर केस है, इमीडिएट सर्जरी या कुछ इसको थेरेपी की जरूरत है। ठीक इसी तरह से कैंसर के केस में अगर बात करें कि कैंसर का लंप, राइट, कई बार बोलते हैं कि स्कैन कराया मुझे ट्यूमर दिखाई दिया, वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है तो बायोप्सी किया, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बताया, और अब यहाँ पे देख लीजिए अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कि 35% लोगों के जो लंप होंगे जो CT स्कैन में आए हैं, वो डॉक्टर प्रिडिक्ट करेगा कि ये लंप कैंसरस लंप हो सकते हैं, 35%, राइट, जबकि 99.9% केसेस में उन लंप का या उस ट्यूमर का कैंसर से कोई कनेक्शन एक्चुअली नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज द रिपोर्ट अगेन इन 2008। तो बोलने का मतलब यह है कि जो CT स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो ब्लड टेस्ट है, इसकी रिलायबिलिटी पे मैं आपको बात कर रहा हूं, राइट, कि रिलायबिलिटी हमें तब पता चलेगी जब एक हेल्दी आदमी का चेक करेंगे, और तब वो डॉक्टर को नहीं पता कि वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए वो पेशेंट है। अब देखिए वो डॉक्टर क्या बोलता है, तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये रिपोर्ट तो आपके सामने है, राइट, ये जिनको ये सारे रिपोर्ट चाहिए तो आपको जो फीडबैक फॉर्म मिला है उसमें आप लिख सकते हैं आई वांट दीज रिपोर्ट, और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैं ये रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, इसके डिटेल वाले भी भेज दूंगा, जिसको और इंटरेस्ट है, गहराई में जाना है, राइट, या इसको इस तरह के कई सारे रिपोर्ट हैं, इनको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, द ओनली वे टू डायग्नोस। डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो सबसे पहले वो आपको पता चलेगा, आपका बॉडी खुद ही बताएगा, लेकिन हम वो देखते नहीं है, राइट, तो विजुअली नहीं देखते। अब देखिए इंडिया की बात करें, कई सारे देशों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, इंडिया में एक खासियत है इंडियंस में कि कोई मोटा हो या पतला हो, हर एक की तोड़ निकली रहती है। कई बार आते हैं पेशेंट, डॉक्टर देखिए मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, पहले 1.3 था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 204 है, पहले 203 था, मेरा डायबिटीज HbA1c 5.7 क्यों हो गया, 5.6 होना चाहिए था। वो लेंस लेके देख रहा अपना ब्लड शुगर, वो रिपोर्ट, लेकिन एक बड़ा ट्यूमर जो यहाँ वो दिखता ही नहीं कभी उसको, राइट, भाई इतना बड़ा ट्यूमर है ये भी तो देखो, ना तो उसको दिखता है ना उसको डॉक्टर को दिखता है, ना कोई MRI मशीन में वो ट्यूमर आएगा। और मैं आपको साबित कर सकता हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि ये ट्यूमर नहीं है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं, राइट, अगर एनालिसिस करेंगे जो किसी छोटे ट्यूमर में होता है 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये ट्यूमर है लेकिन ये इनविजिबल है, राइट, ना तो MRI मशीन में आ रही है, ना डॉक्टर को दिख रहा है, ना पेशेंट को दिख रहा है। और पेशेंट आजकल जब भी पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ ये बड़ा सा मतलब पूरा फाइल होता है उनके पास, न जाने कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट होते हैं जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, नए नए जुड़ते जाते हैं और उन्हीं में वो अपना बीमारी ढूंढते हैं, और जो ऑब्वियस है सामने सामने दिख रहा है वो इनविजिबल है उनके लिए। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इतने ज्यादा भ्रमित हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं
कि हमारे ब्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है, वो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूं। अभी मान लीजिए आप सब आए यहाँ पे दूर दूर से, कुछ तो अलग अलग शहरों से भी आए हैं कुछ लोग, या काफ़ी अलग अलग शहर से आए हैं मुझे पता है, राइट। अलग अलग स्टेट से आए हैं काफ़ी लोग, राइट। तो जो लोग गाजियाबाद से हैं उनको तो हिंदी भवन का पता है, बाकियों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता है राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करते 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 राइट, अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है। गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। आप बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, ये गूगल मैप क्यों नहीं बोल रहा? भाई साहब ये देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन यहां देखो ना, पहले यहां प्रूव करो आप। तो कई बार मैं देखता हूं पेशेंट ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी है, पहले वो उठ नहीं पाता था, वो चल पाता है, दौड़ पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट यार 101 क्यों आ गया? वो 100 पहले दिखाओ मुझे। घर वाले पूछते हैं कि हम आपको हेल्दी तब मानेंगे, वो वैसे नहीं उठ पाता था, घुटने में दर्द था, उठ ही नहीं पाता था, 4 लोग और लगे थे, अब अपना काम सारे कर पाते हैं, लेकिन बोलते हम तब मानेंगे जब ये रिपोर्ट बनेगा, दिखा इसमें दिखेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखा रही है और आप एब्सोल्यूट पेन में हैं, डॉक्टर बोलेगा नहीं इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका वहम है। अब किसको मानेंगे आप? मानिए उसको जो आपका बॉडी बोल रहा है, राइट, दैट इज द ट्रुथ। आपकी आंखें देख रही है, ये हिंदी भवन आपके कान को सुनाई दे रहा है, हिंदी भवन आप छू पा रहे हैं भवन को, तो उसको मानिए, राइट। टेक्नोलॉजी की हेल्प कभी भी ले सकते हैं, बट उस तरह से नहीं कि उसको अपनी टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो भगवान ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाजा खुला है तो कोई और बता ही देगा, अगर हवा कम है तो कोई तीसरा आदमी बताएगा ही, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है? मुझे तो बस बाहर देखना कौन क्या बता रहा है, कौन बाइक वाला हाथ हिला रहा है, उस पर ध्यान रखना है मुझे, राइट। सो ऐसे वाले लोगों को ही तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे में ही तो दिक्कत में आएंगे आप, राइट। इसको अब ठीक से समझना है कि वो जो बहुत सारी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, उस टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, जो इंसान वो टेस्ट कर रहा है आपके लिए, जहां जा रहा है, जिस लैब वाले को, ना कि आपको, उस डॉक्टर को। आपको नहीं हो सकता फायदा, कभी हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट के अगर रिजल्ट पे हम डिस्कस करेंगे, कभी एक लेक्चर इसी पे रख सकते हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये कितना ज्यादा रैंडम है, उतना ही रैंडम की टॉस करने के बराबर का रैंडम, राइट, नॉट मोर एक्यूरेट देन दैट। सो यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर योर ओन डायग्नोसिस यू हैव टू सेल्फ डिपेंड। मैं आपको बताता हूं कैसे डायग्नोस करना है खुद के लिए। मान लो हार्ट डिजीज है तो कैसे करना है, ये सबको अपना आइडिया हो जाता है। जब आप चलते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मेरे हार्ट पेशेंट्स की, वो कैसे आके बोलते हैं कि अचानक एक दिन एहसास होता है कि जब वो तेजी से दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है कि हो गया होगा, किसी को बताता भी नहीं है। फिर वो देख रहा है जब भी वो थोड़ा तेजी से दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली उसी समय पेन हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं दौड़ूंगा नहीं, अब थोड़ा चलूंगा, वॉक करने लगूंगा, ब्रिस्क वॉकिंग, तो उस पर आता है। 2-4 महीने में फिर क्या होता है, जब वॉक करता है तब भी वो पेन होता है, तो डिस्कम्फर्ट में वो सोचता है कि यार ये अच्छा मैं धीरे धीरे वॉक करूंगा, लेकिन बताता नहीं। फिर एक दिन नोटिस करता है जब मैं सामान लेके, वो शॉपिंग बैग लेके चल रहा हूँ, ये स्टेज पे चल रहा हूँ, तो वो वाला पेन दोबारा आ जाता है। उसको आइडिया हो जाता है कुछ गड़बड़ है, सोचता है मैं लिफ्ट में ही जाऊंगा। इस तरह से वो, तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको आइडिया भी हो रहा है, राइट, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, लगता है यार कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर सुनेगा सारी बातें, सारी हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा इन सारी बातों का मतलब, आप समझिए इसका मतलब कि देयर इज ए ब्लॉकेज, 70%, 60%, 80% ब्लॉकेज है, इनका मतलब यही होता है। लेकिन डॉक्टर क्या बता देगा वो इतनी आसानी से ब्लॉकेज है? बोलेगा लगता है हार्ट की कुछ दिक्कत है, ऐसा है छोटा मोटा टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो। बोलेगा ठीक है, कोई एंजियोग्राफी सोचेंगे कि कोई ग्राफी होगी, करा लेते हैं। हाँ, तो बोलेगा वो डॉक्टर बोलेगा चलो इस पर साइन कर दो, उस पर लिखा है कि अगर इस एंजियोग्राफी के दौरान आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो तब किससे पैसा ले और कहाँ पे बॉडी दे वो भी यहाँ एड्रेस डाल दो। अब कान खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है, आप तो एंजियोग्राफी करने वाले थे इसमें मरने का क्या कनेक्शन? आपको आइडिया ही नहीं है कि एंजियोग्राफी कितना ज्यादा इंजरियस हो सकता है बॉडी को, वो यूं ही डॉक्टर बोलता है। अब डॉक्टर कन्विंस करेगा कि आप यहाँ से घर तक जाओगे, जा भी पाओगे कि नहीं, हम तो श्योर नहीं है भाई। आप बोलेंगे मैं तो खुद ही चल के आता हूँ, कल खुद ही चल के चले जाऊंगा। अपने बोलेगा आपने अपने रिस्क पे जा रहे हो, साइन कर दो तो मैं भेजूं। अब बोलो लो साइन कर देता हूँ। डॉक्टर देख रहा है चुगल में आया नहीं अभी भी। अब अगला क्या करेगा, वो आपकी बीवी को फोन लगाएगा
कि भाई साहब का तो मैंने देखा, लगता नहीं है कि हालत ऐसी है, तो आप बोलो तो छोड़ दूं मैं, वो क्या बोलेंगी? बस वहीं रोक के पकड़ के रखो, हम आ रहे हैं सब, सारे रिश्तेदार, पैसे वैसे, डॉक्टर साहब जो मर्जी कीजिए, पैसा लीजिए जितना मर्जी, बस इनको यहाँ से पकड़ के इनको जो भी बेस्ट है वो करके दीजिए, राइट। तो बस वो ना, वो पैंतर हर जगह सेम ही है। और वो इंडिया की बात नहीं, मैं इंडिया में बोलता हूँ, वियतनाम में बोलता हूँ, मलेशिया में, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक स्टाइल है वो सेम है। एक इंपॉर्टेंट बात हम डायग्नोसिस पे थे, जब भी इस तरह का अगर किसी को भी सिम्टम आए तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज होना कोई अनोखी बात नहीं है, वो बॉडी में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो ब्लॉकेज हटाए कैसे, पहली बात, और ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज हट गया है, दूसरी बात। ये ऐसे पता चलेगा हट गया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा दौड़ने लगेंगे, और अगर दर्द नहीं होता हट गया। इसमें किसी टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी खुद ही बताने को तैयार है, राइट। तो अब हटेगा कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि जो पेन हो रहा था, जो डिस्कंफर्ट था चलने से दौड़ने से, अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है या वो नहीं हो रहा है एक टाइम के बाद, तो वो ब्लॉकेज हट गया है, दैट्स ऑल, राइट। लेकिन वो उसके लिए वो कम करना कैसे है वो थोड़े आगे आएगा, वो 7वें रूल पे आएगा, हम 4थे रूल पे इस वक्त है। सो सेल्फ डायग्नोस। ठीक इसी तरह से अगर स्टोन होगा, स्टोन तो होता ही है हर एक के बॉडी में, ट्यूमर होगा वो भी होता है, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन हो गया तो यानी कि वहां पे स्टोन ज्यादा बढ़ गया, या फिर वहां पे ट्यूमर बढ़ गया, इस तरह का है। तो यहां पे आपको ये मेजर करने की कोई जरूरत है क्या, वो 5 मिलीमीटर है कि 6 मिलीमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। आपको पता चल गया कि वहां पे स्टोन है या ट्यूमर है या कुछ भी ऐसा, आउटग्रोथ नाम दे दीजिए, गिव अ न्यू नेम, आउटग्रोथ। एक ऐसी चीज जिसकी वो जगह नहीं है, वहां पे वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कम हो जाए, यही तो देखना है आपको। इससे मतलब होने की कोई जरूरत है कि उसका साइज मैं चेक करूं भाई, प्रिसिशनली कितना है, राइट। वो अल्ट्रासाउंड करा के, एमआरआई करा के, जो कि अपने आप में इन्वेजिव प्रोसेस ऑलरेडी है, राइट, उसकी जरूरत नहीं है, आपके बॉडी ने बता दिया। और पेन की इंटेंसिटी, कितना ज्यादा पेन है, उससे आइडिया हो जाएगा कि मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है कि कम गड़बड़ है। घबराने की बात यहां नहीं है, लेकिन उस वक्त बॉडी बता रही है, ब्रेन बता रही है, आपका ड्राइवर बता रहा है कि उसको ठीक कर लो, और ठीक करने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है। वो मैं अभी आगे आता हूं कि ठीक करने का मैकेनिज्म कौन सा है और कैसे बॉडी के अंदर वो ठीक होता है, राइट। दैट बिकम्स आवर 5th रूल। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो गया और आपका स्टेपनी नहीं है, कार है आपके पास। एक मोटरसाइकिल वाला आता है, बोलता है कि, या दूसरी कार वाला आता है, ट्रक वाला आता है, कोई और गाड़ी वाला आता है कि आप मेरा टायर ले लो। ले लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? वो उसका साइज छोटा बड़ा है, एग्जैक्ट साइज है नहीं, वो वाला मॉडल है नहीं। तो आप लेंगे तो बोलेगा बिल्कुल नया है भाई। आप सोचेंगे भैया वो एक नया है तो ये मेरा जो तीनों टायर ये भी खराब हो जाएगा, और गाड़ी में और बहुत सारा झंझट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से ही टायर ही क्यों, कोई भी बॉडी के कार के पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हैं, उसी कंपनी का लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली फिट बैठे, राइट, किसी और का नहीं लेते। ठीक इसी तरह से आपके बॉडी में जब हम पैदा हुए थे बहुत सारे स्पेयर पार्ट बॉडी में रखे हुए हैं। अगर कोई माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो वहां पे स्पेयर पार्ट है, ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये उतना ही है जितना कि स्टेपनी गाड़ी में होता ही है जब आप नया नया खरीदते हैं तब। ठीक उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर से पैर तक, आप जब पैदा हुए थे नए नए ब्रांड न्यू आप आए थे तब बहुत सारी स्टेपनी जो कि हजारों में है, उसे हम मेडिकली भाषा में बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। स्टेपनी का नाम है कोलैटरल आर्टरीज, पूरे बॉडी में है। वो छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि बंद होती हैं, जैसे स्टेपनी होता है पूरा तैयार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इस वक्त, जरूरत पड़ी तो आपने उसको स्टेपनी को लेकर लगा दिया, राइट। वो स्टेपनी गाड़ी के अंदर ही है, राइट, वो पुर्जा गाड़ी के अंदर ही है। ठीक इसी तरह से हमारे गाड़ी में, हमारी बॉडी में सिर से पैर तक बहुत सारी स्टेपनी, हजारों की संख्या में, हर थोड़ी थोड़ी दूर में भगवान ने बनाई हुई है। उसका नाम क्या है? कोलैटरल आर्टरीज, राइट। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, अभी बताया था, ब्रेन में ब्लॉकेज है, राइट, या कहीं भी ब्लॉकेज है, तो वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उस स्टेपनी को यूज कर सकता है, तो थोड़े दिन में काम करेगा। लेकिन बॉडी यूज करे, स्टेपनी होना इज नॉट सफिशिएंट। स्टेपनी में लगाऊं कैसे? टूल्स भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। हम में से काफी लोग होंगे जिनकी गाड़ी में स्टेपनी है, लेकिन जब भी पंचर होता है तो हम खुद नहीं लगाते, हम सोचते हैं कोई आ जाए, क्योंकि हमने कभी लगा के देखा नहीं, है ना।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्टेपनी होना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट स्टेपनी को लगाने भी एक स्किल है जो ऑटो मोड में सारे एनिमल्स को आता ही है, लेकिन हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हमने उसको सीखा नहीं। खैर आज हम ध्यान देंगे तो हम उसको सीखेंगे। बोलने का मतलब ये है कि उसे ये आपके बॉडी में ऑलरेडी स्पेयर पार्ट है, घुटने में भी है जो आपके घुटने को ठीक कर सकता है, किडनी में भी है जो डायलिसिस को रोक सकता है, राइट, डायलिसिस हो रहा है तो बंद करा सकता है, हार्ट में भी है जो ब्लॉकेज के बावजूद भी वो स्टेपनी लग जाएगा तो ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपका हार्ट ठीक से काम करेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि ब्लॉकेज है, क्योंकि नया स्टेपनी लग चुका है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑलरेडी है और वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसका नाम कोलेट्रल आर्टरी बोलते हैं। और जब बॉडी ऐसा करता है तो उसका मेडिकली बोलते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास, स्पेशली हार्ट के केस में, हार्ट में ज्यादा होता है नेचुरल बाईपास, राइट। सो हाउ इट लुक्स लाइक, वो दिखता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलेट्रल आर्टरी इज द स्टेपनी ऑफ ए बॉडी। देखिए ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ जितने भी सेल्स हैं हार्ट वाले वो उसी वक्त मर जाएंगे। उसके मरने से हार्ट काम करना बंद करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए बॉडी में ये छोटे छोटे आर्टरीज बने हुए हैं, आर्टरीज स्टेपनी की तरह दोनों अंत छोर बंद है। हम में से काफी लोगों के केस में ये आर्टरी ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही खोल के रखता है ताकि किसी दिन भविष्य में अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वक्त ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हार्ट अटैक आया भी और आप जिंदा भी, आपको पता भी नहीं है। फिर कभी किसी और समय कोई एंजियोग्राम करेगा डॉक्टर, कभी ऐसा कई बार केस हुआ होगा आपके आसपास कि डॉक्टर बोलेगा आपके तीनों आर्टरी तो बंद है लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे हैं। फिर डॉक्टर खुद ही बताएगा कि आपकी बॉडी ने ये नेचुरल बाईपास किया हुआ है तो आप जिंदा हैं। ये बॉडी का बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी के लिए, राइट। लेकिन बॉडी ऐसा तभी कर सकता है जब बॉडी में डाइऑक्सिन नहीं हो, और डाइऑक्सिन हम रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन खाते हैं बचने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी का जो स्टेपनी है उसको जंग लगता रहता है, राइट। थैंक यू। तो मेडिसिन खा के हम, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो सिस्टम जो काम कर रहा था, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। बोलने का मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताई कोई मैंने अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाई, मेरी कोई खुद की डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है और मेन स्ट्रीम साइंस है। मेन स्ट्रीम साइंस मतलब जो ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में जो है या मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में जो है उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने अभी तक 5वें रूल आते आते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम क्या है, डाइऑक्सिन। बस उसको हटा दो, अगर वो हटा दें तो कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज है तो वो ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर है तो वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो बस, डाइऑक्सिन को उठा के फेंक दो, राइट। तो वो फेंकने से ही आपकी जिंदगी चालू होगी। हमारा कैंप लगता है साल में एक बार इंडिया में, जहाँ हम 3 दिन, कई बार पेशेंट बोलते हैं डर के मारे कि 10 साल से दवा ले रहा हूँ, अचानक कैसे छोड़ दूँ, कुछ हो गया तो। मुझसे पूछते हैं क्या आप जिम्मेदार होंगे, राइट। तो कई बार कुछ, जैसे आप में से कुछ लोग चुपचाप जाएंगे, वो जो आपका डॉक्टर दवा देता था वो आप उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं किसी सेमिनार में गया था, वो बोल रहे दवा छोड़ देना। वो पता है क्या बोलेंगे, अगर छोड़ दिया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। तो फिर आप उनसे पूछिए ठीक है मैं नहीं छोड़ता और कुछ हो गया क्या आप जिम्मेदार हैं? तब तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपका शरीर है, आपका गाड़ी है, आप ही को रखना है ध्यान इसको। अभी गाड़ी बाहर पार्क किया, जिम्मेदारी किसकी है? अनंत वेदांत की तो नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी। लिखा रहता है ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना। जिम्मेदारी आप ही की है, वो किसी की ना थी ना कभी है, राइट। और दवा के अभाव से लोग नहीं मरते हैं, दवा ज्यादा खा के मरते हैं लोग ज्यादातर, राइट। कभी सुना है मेडिसिन डेफिशिएंसी से कोई मरा हो आज तक? डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन ही डाइड, राइट, ऐसा कभी हुआ है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो आप गाड़ी के मालिक हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रिस्क कैसे लें? अरे रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप, रोज रोज पॉइजन खा के रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ रिस्क से बचो, राइट। खैर ये सारे सवाल आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो डायऑक्सिन जैसे ही बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हम में से हर एक के बॉडी में पहले से ही
इमीडिएटली बहुत सारे कोलेट्रल आर्टरीज बन जाएंगे अलग अलग जगह पे, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह। और आप देखेंगे भाई कुछ ही दिनों में 10 साल पहले जितने हेल्दी हुआ करते थे अपने आप ही लगेगा, आपका पेट अपने आप लगेगा गायब हो गया। लोग बोलेंगे क्या बात है, इतने पतले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, क्या बात है। बट ट्रुथ ये है कि इंडिया में क्या है कि पतले को लोग सोचते हैं कमजोर हो गए, पेट इतना बड़ा होगा यार क्या ताकतवर आदमी है खाते पीते घर का है, फिर चाहे 4 आदमी लेके इसको उठा के लेके जाना पड़े, है ना। तो हमें वी नीड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द पीपल से। आपको यू आर योर ओन ड्राइवर, आपको खुद से पूछना है कि एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मेरे पेन सारे खत्म हो गए हैं, क्या 20 साल पहले जो ताकत थी वही ताकत है मेरे पास, क्या मुझे रात को ठीक से नींद आती है, राइट। अगर सारे आंसर यस है तो ये ब्रेन का डायग्नोसिस है, राइट, इसको इग्नोर नहीं करना है, यही मेन है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्टेपनी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बिठाए हुए हैं गॉड ने, तो वो लेकिन वो जंग खा चुके हैं, उसको डायक्सिन को निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है, आई विल कम टू दैट। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे, यूज द राइट फ्यूल। आपके पास गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, मैं बोलूं यार आपको मैं महंगा फ्यूल डालता हूं, पेट्रोल डाल देता हूं, महंगा है डीजल से, गाड़ी जाते चलेगी। आप बोले नहीं यार ये डीजल है, डीजल डालो, मैं बोलूंगा चलो ऐसा करते हैं जेट फ्यूल, जो हवाई जहाज का वो डाल देता हूं। आप बोले कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूं उसमें दूध डाल देता हूं, दूध खाने से तो बहुत वो करते हैं। आप बोले आप तो बेकारी बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है मेरे गाड़ी में डीजल डलेगा उसी से चलता, ना पेट्रोल ना जेट फ्यूल ना कुछ और लिक्विड, वेरी क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ठीक उसी तरह से हमारे पास भी तो एक गाड़ी है, हमारी बॉडी, इसकी भी तो कोई फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो दैट फ्यूल, वो जो भी फ्यूल है, राइट, वो राइट फ्यूल अगर होगा तो ये गाड़ी आगे चलेगी, और अगर नहीं चल रही गाड़ी आगे, इसका मतलब फ्यूल शायद गलत डाला हुआ, राइट, इजंट इट। तो ये इसका क्लू है कि इस दिन अगर फ्यूल आपकी गाड़ी में गलत डलेगा तो कैसे पता चलेगा आपको, गाड़ी चलेगी नहीं, दैट इज द ओनली वे, आपको पता चल जाएगा। या आपको वो गाड़ी चलेगी तो धक्का मार को चलेगी, झटका लगा लगा के चलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट है, राइट। उसमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, बॉडी खुद ही बता देगी, आपकी गाड़ी खुद ही बता देगी, राइट। तो राइट फ्यूल क्या है, इस पे हम आते हैं। यूज द राइट फ्यूल, डोंट बी पीका। पीका एक मेडिकल शब्द है। पीका उनको बोलते हैं, उन तरह के चीजों को बोलते हैं जो कि फूड नहीं है, खाना तो नहीं है लेकिन खाने की तरह लगता है, राइट। जैसे कई बार लोग चौक खाते हैं, कुछ छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो ये फूड नॉन फूड है बट पीपल ईट। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं दुनिया में जो हमें लगता है ये खाना ही है, लेकिन एक्चुअली वो खाना है नहीं, हमें लगता है, राइट, खाना ही है। जैसे बर्गर है, पिज्जा है, अरे तो खाना ही तो है ये, लेकिन वो लग रहा है, इट इज सोल्ड टू यू लाइक ए फूड। अच्छा एक टेस्ट कीजिए, राइट, अपने ऊपर नहीं किसी और गाड़ी पे टेस्ट कीजिए। इस बार आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट गाड़ दीजिए, एक और गड्ढा खोदिए, उसमें सेब, केला, संतरा गाड़ दीजिए। 6 महीने बाद आइए, सेब संतरा वाला खोदिए, निकालिए, कुछ सेब संतरा मिलेगा नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े खा गए। अब दूसरा खोदिए, बिस्किट भी रहेगा वहां, बर्गर भी रहेगा, पिज्जा भी रहेगा। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। नॉन फूड, कीड़े मकोड़े भी पीका नहीं है, पीका इंसान है। वो दिखने में बोल रहे हैं फूड है, आपको बेच रहे हैं फूड है, आप खा रहे हैं सोच के फूड है। पूरे दुनिया के अगर सारे क्रिएचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज फूड, राइट। इसको मैं साइंटिफिकली समझाता हूं एग्जैक्टली, ताकि आज जब आप घर जाएं तो क्या करें, राइट। अब बात ये आ गया थ्योरेटिकल अभी तक, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली वंस यू गो बैक होम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है।